हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि हम काफी टाइम से, जब से ये एमएससीटी और सीयूटी पीजी एलएलबी और बाकी के जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट अनाउंस हुए, उसके बाद में हम टॉपर से कनेक्ट करके उनके साथ में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने क्या फॉलो किया और कैसे करके उन्होंने इस अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक वो पहुंचे हैं। तो आज की इस सीरीज में आज हमारे साथ में संदीप जी हैं। और संदीप की अगर हम बात करें तो इनका एमएससीटी का जो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने दिया था, उसमें इनका जो स्कोर है वो 99.99 परसेंटाइल है। मतलब यहाँ पे मैं आपसे बस ये 0.01 परसेंटाइल जो है उसकी वजह से ये रह गया, नहीं तो इनका 100 परसेंटाइल था। तो इनकी पूरी जर्नी हम यहाँ पर समझेंगे, सुनेंगे और सारी चीजें संदीप आपके साथ में शेयर करेंगे। सो वेलकम संदीप, अड्डा 247 पे आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है संदीप आपको? थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है आई मीन। सो संदीप, आप कहाँ से हैं? थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, देन फिर हम आगे की तरफ मूव करें। मैं बिहार बिहार स्टेट से हूँ और बिहार स्टेट के सासाराम सासाराम रोहतास के एक छोटे से मतलब ब्लॉक दिनारा से बिलोंग करते हैं। और मेरी अच्छा। मतलब स्कूलिंग जो है मेरी सब वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद हम पटना चले गए थे। पटना गए थे वो आईआईटी प्रिपरेशन के लिए। आईआईटी प्रिपरेशन के उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान मुझे लॉ का ख्याल आया और फिर मैंने एमएससी का एग्जाम दिया था। और केवल यही एग्जाम दिया था और फिर दूसरा एग्जाम नहीं दिया था जिसमें आपने जो बताया जितना स्कोर मेरा तो yes। तो संदीप, ये जो अभी आपने बताया कि आप सासाराम से हैं बिहार में और पटना आप चले गए, तो पटना आप किसकी तैयारी के लिए अभी आपने बताया भी था, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप उसमें वो बताएं कि और थोड़ी सी चीजें ऐड करें कि आपकी एक्चुअल में आप जाना चाहते थे सिविल सर्विसेज की तरफ, लेकिन एकदम से रुख बदल दिया आपने और सीधा आप इधर जो जुडिशरी लिटिगेशन, आप लॉ की तरफ चले आए। तो ऐसा क्या हुआ और सिविल सर्विसेज से इधर क्यों और कितने अटेम्प्ट आपने दिए थे? मैं 2024 और 2025 में मैं सिविल सर्विस में यूपीएससी का तैयारी कर रहा था। बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए मैंने कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। तो मैंने यूपीएससी दिया था 2024 में। मेरे मतलब वन पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया था बट दूसरे पेपर में कुछ मार्क्स की वजह से रह जा रहे थे। नेक्स्ट ईयर सेम यही सिचुएशन हुआ तो मुझे लगा कोई अल्टरनेट पाथ भी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि मतलब कौन से अब मतलब अल्टरनेट पाथ है। तो आई मीन मुझे लगा लॉ बेस्ट रहेगा। तो फिर लॉ में देखा मैंने कि लॉ में कहाँ मतलब कौन से कॉलेजेस हैं जो थ्री ईयर एलएलबी कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें एनएलएस का नाम था जो टॉप पे है। उसके बाद फिर एनएलयू उड़ीसा था। फिर लास्ट ईयर आई थिंक पटना भी चाणक्य जो था वो भी स्टार्ट किया। उसके बाद बीएसएनएलयू था कुछ। हम्म। फिर सीयूईटी पीजी था और फिर एमएससीईटी था। तो मुझे लगा किसको चूज करना चाहिए क्योंकि ये सब सारे जो है वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। कोई मतलब सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं है कि आप एक एग्जाम में हम्म। बैठेंगे। तो शुरुआत में मुझे लगा कि एनालिस्ट जाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि लॉ फील्ड में मैटर क्या करता है। तो मुझे पता चला कि इसमें एक्सपोजर ज्यादा मैटर करता है। आप जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा उतना आपके लिए बेटर होगा, आपके करियर के लिए बेटर होगा। वजह यही था कि मुझे मतलब मैंने फिर कोशिश किया कि आखिर एक्सपोजर मिलेगा कहाँ ज्यादा। तो पता चला कि जीएलसी है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में जो है मतलब वो वहाँ पे एक्सपोजर मतलब क्या मतलब उसका कोई मतलब मैच नहीं है, ठीक ना। हाँ। तो मेरी सारी कोशिश यही थी कि मतलब इतने मार्क्स ले आने हैं कि मुझे जीएलसी मतलब चले जाना है। मुझे नहीं पता था कि 99.99 करके आएगा परसेंटाइल। बट मतलब जब मैंने देखा मार्क्स देखा तो लगा कि नहीं इतना मार्क्स तो नहीं आना चाहिए। नहीं
मुझे तो शुरुआत में लगा था ना कि 99 पॉइंट, क्योंकि लास्ट ईयर हमने चेक किया था कि जीएलसी का कट ऑफ किया जाता है। तो वो तो चेक किया पता होगा चला कि आपने कि एक्चुअल में जीएलसी का कट ऑफ हाँ। कितना जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपने हाँ तैयारी करी होगी। तो आंसर की जब आपने मतलब मैच की थी, जब आंसर की आउट हुई थी, तो तब हम्म, कितना स्कोर बन रहा था? ये 99.99 परसेंटाइल वाला नहीं बना था क्या? 111 आ रहा था, मतलब 111 आ रहे थे मतलब। तो कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगता था ना कि आई मीन ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा वो गलत हो गया। क्वेश्चन इजी थे, आई मीन एमएससीईटी का क्वेश्चन इजी ही होता है, बट आई मीन एक्यूरेसी मैटर करता है, आप कितने एक्यूरेट हैं। तो स्ट्रीट मतलब जब आई मीन वेरी मतलब थोड़ा वो फनी इंसिडेंस है, जब एग्जाम हॉल से एग्जाम दे के निकले तो 117 आ रहा था मुझे। फिर जब फिर जब होटल मतलब होटल पहुंचे तो 113 आ गया था। ट्रेन पकड़े तो 110 आ गए थे। तो मुझे लगा कि और नीचे जाएगा। मतलब वो माइंड में कैलकुलेट होता है ना कि आई मीन कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है। हाँ। फिर जब मैंने मतलब आई मीन वो रूम पे पटना जब पहुंचे तो पता चला 110 तक आ रहा है। तो फिर जब वो कट ऑफ आया उसका, वो आंसर की आया तो मिलाया मैंने, तो मुझे पता चला कि 111 मतलब मार्क्स आ रहे हैं। तो इतना हम श्योर हो गए थे कि मुझे अगर जीएलसी नहीं मिलता है ना तो मुझे आईएलएस मिल जाएगा, ठीक ना। तो फिर वही बात आती है कि मतलब फिर अब जीएलसी और आईएलएस में किसको कौन बेटर है। तो आई मीन ऑब्वियस की बात है, हम चाहते थे कि जीएलसी मतलब वो प्रेफर करें, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोजर ही चाहिए मतलब इस फील्ड में। तो हम्म। और फिर जब परसेंटाइल आया तो मतलब पता मतलब लास्ट ईयर कटअप में तो ये नहीं ना बताता है कि आपको कितने मार्क्स पे मिलेंगे कॉलेज, उसमें हम्म। परसेंटाइल पे पता चलता है। तो लास्ट ईयर मुझे पता चला था कि थर्ड राउंड में जो मतलब परसेंटाइल था कटअप था वो थर्ड राउंड का वो 99.92 करके था। हम बोले इतना तो आने से रहा। तो फिर मतलब फिर जब अपना परसेंटाइल देखा तो मतलब एक थोड़ा रिलीफ था कि हाँ चलो जो मतलब चाहते थे, जहाँ जाना चाहते थे वहां चले जाएंगे। अब बाकी फिर मैंने फिर अब किसी और कॉलेज के बारे में सोचा भी नहीं, और किसी और कॉलेज के लिए मतलब मैंने अपियर भी नहीं नहीं किया तो था। संदीप, आपने सोचा था, जब अभी आपने बताया कि जब आपने सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपके माइंड में था कि आपको सबसे पहले पता चला कि जी आईएलएस जाना है। फिर बाद में आपने मार्क्स जब का ही और था, हाँ। रिसर्च की, जब आपने और रिसर्च की, थोड़ा एक्सपोजर ढूंढा, तो फिर आपको जीएलसी बेस्ट लगा। तो अब मेरा एक नहीं क्वेश्चन आपसे, मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि आपके पास में मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं, आप चाहे वो जीएलसी हो आईएलएस हो, तो आप कौन सा चूज करोगे? ये पिछले 2 महीने में इस क्वेश्चन में मेरा बहुत एनर्जी मतलब आई मीन मतलब जब तक मैंने टिकट बुक नहीं किया था मुंबई के लिए तब तक मेरे दिमाग में हर दिन ये थॉट चलता था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। और हाँ। आई मीन ये बहुत हिक्टिक हो रहा था, बहुत ज्यादा मतलब ये फ्रस्ट्रेशन हो रहा था इसकी वजह से, क्योंकि दोनों ही कॉलेज मतलब आई मीन वो इक्वल में है। हम्म। अगर रेपुटेशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा जेएलसी जाता है, बट वहाँ पे क्लासेस थोड़ा वो है कि मतलब वो रेगुलर नहीं है। तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक समय के बाद बहुत मेरे को मतलब वो हेडक होने लगा था कि किसको देखा जाए। फिर मैं सोच रहा था कि उतने मार्क्स क्यों आए, कम ही आता तो चलो एक जगह कहीं निश्चित हो जाते कि चलो आईएलएस जाना है। अब जब दो ऑप्शन आए तो समझ में नहीं आ रहा था कि किसको मतलब प्रेफर किया जाए। बहुत 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 कोशिश की है, लिंक्डइन पे बहुत सारे सीनियर से बात की है कि हाँ। सर मतलब आई मीन किसको चूज किया जाए, आई मीन जेएलसी को चूज किया जाए या फिर आईएलएस को चूज किया जाए। तो कुछ लोग बोल रहे थे जेएलसी अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे थे आईएलएस अच्छा है। वहां भी कंफ्यूजन हो रहा था। तो फिर मतलब लगा कि यार फिर वही अल्टीमेटली कि शुरुआत में मैंने क्या सोचा था कि मुझे लॉ फील्ड में क्या चाहिए, तो पता चला एक्सपोजर चाहिए। तो मुझे लगा कि एक्सपोजर तो आई मीन ओबीएस की बात है वो जेएलसी में मिलेगा, उसके वजह से मैंने एनएलएस का एग्जाम नहीं दिया था कि आई मीन अल्टीमेटली हमको मुंबई में ही जाना है। तो फिर इसी क्वेश्चन पे मैंने बैक किया। आई मीन थोड़ा सा हम चाहते थे कि थोड़ा एकेडमिक भी सही हो, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है ना थोड़ा मतलब पढ़ो फिर सो जाओ। तो सो यू मीन कि जीएलसी विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट? यस। हाँ। नाउ Oh, now jealousy will be my first preference. yes, yes, yes. Now GLC is your first preference. So संदीप, अब हम बाकी की और भी बातें कर लेते हैं। लाइक आपने बताया कि सिविल सर्विसेज से सीधा लॉ के फील्ड में, आपने ये बताया कि इंटरेस्ट आपका थोड़ा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में बहुत ज्यादा था,
या फिर कहीं कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा, वो तो आपके सामने नहीं आया कि आपने कोई वीडियो देख लिया हो और जहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं और जजेस हैं उनकी पावर देख ली हो। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां से तो आपका ऐसा कुछ थॉट चेंज नहीं हुआ कि अब मेरे को यार लॉ के फील्ड में ही जाना है, जुडिशरी नहीं? नहीं, ऐसा कोई रॉयल एंट्री या ये सब वीडियो हमने नहीं देखा था। अब मेरे को था कि यार मतलब शुरुआत में हम चाहते थे कि मतलब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट में जाए। तो फिर लगा ओके। कि मतलब फ्यूचर में जो करियर सोच रखा है, और फिर थोड़ा फ्रीडम भी चाहिए, मतलब आई मीन एक समय के बाद से तो मतलब मिल ही जाते हैं, सबको मिल जाते हैं, तो अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप कितना फ्री हैं। तो मुझे लगा वो लॉ फील्ड में अगर आप एडवोकेट हैं, आई मीन, तो फिर थोड़ा है। और obvious सी बात है, पावर और ये सब चीज़ आई मीन ब्यूरोक्रेसी में भी आपको मिल सकती है, बट वो जो फ्रीडम वाला कंपोनेंट है, और आई मीन करेंट रिजीम को देखते हुए मुझे ब्यूरोक्रेसी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि आई मीन वहाँ पे हम जानते हैं, आई मीन अगर आप ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग है तो आपको वहाँ पे रिवार्ड नहीं मिलता है, बट पनिशमेंट मिलता है। और आई मीन आई हैव रेड मनी स्टोरीज अबाउट कि मतलब हाउ मतलब ऑनेस्ट ऑफिसर आर बीइंग मतलब प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर डूइंग देयर हम्म। जॉब। तो मुझे लगा कि आई मीन यार जब हार्डवर्क करना ही है, और हार्डवर्क करना है, तो मतलब सोसाइटी को तुम इसके थ्रू भी चेंज कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। आई मीन देयर आर lakhs of lakhs people are being, I mean, languishing in the jail. I mean, innocent person. And if you are active and if you are enough hard enough to मतलब उन लोगों को आप छुड़ा सको, तो आई मीन इससे बड़ा मतलब प्लेजर आपको कहाँ मिलेगा। तो राइट, मुझे राइट। लगा कि यार अगर सोसाइटी को सर्व करना है तो फिर आई मीन आप, मुझे ड्यूटी का पार्ट नहीं होना है, आई मीन मैं लिटिगेशन की तरफ जाऊँ। तो मुझे लगा कि आई मीन ये बेस्ट है, और कोई मतलब आपको, आप अगर मेहनत करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, तो कोई आपको यहाँ पे परेशान भी नहीं करता है। तो सो यही वजह एक था कि एक आई मीन इसकी वजह से आपने लॉ चूज किया। मल्टीपल वीडियोस में मैंने हाँ। आपकी बताया हुआ था, एज आपने बताया भी है कि आप हमारे लॉ 247 के स्टूडेंट हैं, आप क्लासेस करते थे, है ना? तो मैंने कई एक वीडियोस में ये डिस्कस भी किया था यार, और कि जीएलसी से दो सीजीआई रह चुके हैं अब तक। और जीएलसी की जब हम बात करते हैं, तो जीएलसी की जब भी बात आती है, तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें, हम पहले के टाइम पे भी बात करें, जैसे राम जेठमलानी जी जीएलसी से पास आउट हैं, ऐसे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स रहे हैं जो जीएलसी से पास आउट हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं, तो टॉप 10 एडवोकेट्स में से टॉप 5 एडवोकेट्स मिस्टर साल्वे, मतलब जिनकी एक एक हियरिंग की फीस 15 लाख से 25 लाख रुपए है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ये भी आपको जीएलसी की तरफ लेके आया है, सीटी का एग्जाम देने के लिए इसने भी आपको थोड़ा सा मजबूर किया है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, आप लॉ फील्ड में है तो मनी तो एक फैक्टर है कि मतलब वो डिटरमाइन करता है कि आप कौन से मतलब फील्ड को चूज कर रहे हैं। आई मीन इसमें भी तो बहुत राइट, सारे सेक्टर है ना, आप कमर्शियल की तरफ जा सकते हैं, क्रिमिनल, और आई मीन अदर फील्ड है। राइट, तो राइट, आई मीन मनी इनिशियली मतलब मेरे को मोटिवेट नहीं किया था कि इधर आओगे तो बहुत पैसे छापोगे। आई मीन मुझे लगता है कि यार वर्क मैटर करता है, अगर आप मतलब किसी भी फील्ड में हो तो वर्क करोगे तो आपको पैसे तो मिल ही जाते हैं। राइट, राइट, और सभी बात थी कि मुझे चाहिए था कोई एक ऐसा फील्ड जहाँ पे मैं खुद को इंगेज रख सकूँ, और मतलब 24/7 मतलब दिमाग में कुछ चलता ही चलता है। तो उसके वजह से थोड़ा लगा था कि यार कोई मतलब ऐसा फील्ड चूज करो जहाँ पे मतलब फ्री टाइम ना मिले तुमको, कि आई मीन सम अदर थॉट विल कम इन योर माइंड। और मुझे पता है कि जब मैंने लॉ फील्ड चूज किया है, और अगर मुझे लिटिगेशन का पार्ट मतलब बनना है, तो पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। और मनी, हाँ मनी है फैक्टर है, मीन बट वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था कि मुझे इधर इसलिए आना है क्योंकि इधर इधर राइट, मतलब हरी साहब है और नानी वाला, और राइट। आई मीन जो लोग हैं राम तो जेठमलानी जी एंड दो क्या सीजीआई। ही राइट, राइट, राइट। सो आपने अभी जस्ट बोला कि 24/7 दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखें और ऐसे फील्ड को चूज करें कि जहां पे आपको पढ़ना पड़े। एंड सो दैट्स वाई यू चूज अड्डा 24/7 or 24। that that's the main reason, I think, Sandeep। आई थिंक लो, आई मीन ये तो वजह नहीं था, बट हाँ जो मतलब आई मीन लॉ का जब ख्याल आया था मेरे में, तो तो आई मीन अड्डा टू ऑब्वियस सी फोर बात है सेवन कि के आप, बारे में आपको कैसे पता चला?
अड्डा 47 के बारे में मुझे लास्ट ईयर अक्टूबर में पता चला था। और चूंकि मैं पहले से यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो हम्म। आई मीन अड्डा 247 यूपीएससी और एसएससी में भी है। आई मीन उधर भी उसका मतलब एक ब्रांच है जो काम करता है। लॉ के राइट। बारे में मुझे नहीं पता था। लॉ लॉ मेरे लिए आई मीन सबसे पहले 2017 18 19 में मेरे को ख्याल आया था कि आई मीन लॉ एक फील्ड है। जब मैं आईआईटी में आई मीन एडवांस मैंने क्रैक नहीं कर पाया था, मेंस हो गया था, बट मुझे आई मीन एडवांस की तरफ जाना था। तो उस समय जब हम अल्टरनेट के बारे में सोच रहे थे, तो लॉ एक फील्ड था, तो मुझे पता था कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। लॉ अगर करना है तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। नहीं था उतना एक्सपोजर, नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आई मीन इसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं और फिर आपको मतलब है कुछ कॉलेज हैं जो आपको मतलब आई मीन अच्छे से मतलब वो आपको दे सकते हैं एक्सपोजर, और पैसे भी उनमें नहीं लगेंगे। अब मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से थोड़ा मतलब कंस्ट्रेन था चॉइसेस पे। तो उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, और फिर धीरे धीरे मतलब फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मुझे मतलब ब्यूरोक्रेसी आई मीन यूपीएससी की तरफ जाना मतलब उधर लगा कि उधर जाना चाहिए। उसके बाद फिर मुझे पता चला 2 अटेम्प्ट देने के बाद कि आई मीन एक अल्टरनेट पाथ होना चाहिए। तो लॉ आया। फिर लॉ आया तो मैंने यूट्यूब खोला कि आई मीन कौन सी कोचिंग आई मीन अगर क्या कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि आई मीन कौन कौन से सेक्टर है, मेरे मेरे मतलब मेरे वीकनेसेस क्या क्या हैं। तो मुझे पता पता था कि मेरी फेक्चुअल जो एरिया है वो कमजोर है। लीगल रीजनिंग मेरे लिए आई मीन वो जो एरिया था मतलब बिल्कुल रॉ था, मैंने कभी उसको देखा भी नहीं। हम्म। बाकी लीगल रीजनिंग और वो जो रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग जो पूछा जाता है वो मतलब मैंने पढ़ा था, क्योंकि आप यूपीएससी में जब दूसरा पेपर का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना है। हम्म। और इंग्लिश वाला सेक्शन था, तो इंग्लिश वाला सेक्शन भी मेरे लिए हेवी था, बट चूंकि मेरे को आर्टिकल पढ़ने की आदत थी, मतलब मोबाइल में हम्म। गूगल न्यूज के थ्रू हम पढ़ते थे, तो वो मेरे को हैबिट था पढ़ने का। बाकी फैक्चुअल जीके के लिए मैंने आपका आई मीन वो आपका वो जो यूट्यूब पे आपका जो सेक्शन आता है वो आप सीईटी पीजी के लिए करवाए थे, और फिर हम्म। एमएस सीईटी के लिए भी आई मीन वो सीरीज आता है। तो मैंने वो सारे वीडियो आई मीन प्लेलिस्ट में जाके देखे थे। और चूंकि मतलब मेरे को पहले से एक्सपोजर था, आई मीन पहले से हम सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आई मीन मुझे पेड वेज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ फैक्टर मनी वाले भी थे कि मतलब आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द आई मीन कोचिंग, कि नहीं, और मतलब फिर यूपीएससी का जब मैं कोचिंग। दूसरी बात आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, दैट वाज यू आर सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो सी सेट में आपका इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग वहां से कवर हो ही जाता है। जीएस वाला पार्ट आप पढ़ ही रहे होते हैं। केवल आपका लीगल रीजनिंग वाला पार्ट ऐसा था जो आपके लिए मुझे लगता है कि नया होगा। बाकी की सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई थी, सब कुछ आपकी ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन लगभग लगभग कर रखा था। सो आपने बताया भी था कि आपने जीके के लिए मेरी क्लासेस एंड लीगल रीजनिंग की क्लासेस जो हैं वो अड्डा 247 से ही आपने फॉलो करी थी, राइट? हाँ, तो एक्चुअली मतलब आई मीन जीके में मतलब ये थोड़ा मतलब डिक्टरी है कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, बट फिर भी मेरा जीके कमजोर था। हम्म। मैं ये करता है कि आई मीन आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसका एक पैटर्न होता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप मतलब यूपीएससी का तैयारी करते हैं और फिर आप एक एग्जाम में बैठेंगे और एक एग्जाम क्रैक कर देंगे, क्योंकि रेलवे का सिलेबस और उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, हम्म। यूपीएससी का अपना तरीका अलग है। तो जब मैं राइट। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा फोकस था कि मुझे एनालिटिकल पे मतलब ज्यादा जोर देना है, फैक्चुअल पे ज्यादा जोर नहीं देना है। फिर जब मैंने एमएससीटी के लिए देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है, एनालिटिकल नहीं पूछी जाती है। और शायद वजह यही था कि मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, मेरे टोटल 111 आ रहे थे, और 120 में मेरे को 111 आने के बाद भी केवल 5 क्वेश्चन मेरे जीके सेक्शन से गलत हुए। हम्म। वहां पे मैंने देखा कि मुझे जरूरत पड़ेगी फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब आई मीन वो प्रैक्टिस की और चीजें मतलब आई मीन जिसको मेमोराइज किया जा सके, जहाँ पे समझने वाला फैक्टर ज्यादा काम ना करता। तो उसके थ्रू ही मैंने आपके मतलब वीडियो के थ्रू आया था। तो वहाँ पे अच्छे मतलब एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप करवाते हैं, और डेली करंट अफेयर्स मतलब वो भी ऐसा था। मैं कोशिश करता था कि प्लेलिस्ट से जाके मतलब चीजों को मतलब डेट वाइज जाऊं, ना कि रैंडम कोई मतलब वीडियो आ गया सामने उसको क्लिक किया जाए और देखा जाए। और मैंने उसके लिए भी आई मीन फैक्चुअल जो जीके होते हैं, स्टैटिक जीके जो होते हैं, उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट के थ्रू ही गया था। और मतलब थोरली मैंने देखा था, केवल इस ईयर का भी नहीं, मतलब 2026 के लिए भी नहीं, 2025 के लिए भी आपने जो पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने स्टैटिक जीके जाके देखा था, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, मतलब जो आपने करवाया था तो डायरेक्ट क्वेश्चन वो आए थे। तो आई मीन सुनने में थोड़ा लगेगा कि आई मीन तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर तो जीके सही ही होगा। जीके हम्म। सही ही है, बट वो फैक्चुअल जीके थोड़ा वो मार खा रहा था।
और नहीं, फिर फिर दूसरी बात ये लीगल भी रीजन है, के लिए हाँ मैंने एक चीज संदीप अभी आपने क्लियर भी करी थी कि यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, रेलवे का अलग है, एसएससी का अलग है, इधर सीटी का अलग है, सीयूटी पीजी का अलग है, सबके पैटर्न आपके सबके क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग होता है। हाँ, वो एक चीज अलग है कि हम एक चीज को पढ़ते आ रहे हैं तो हमें उस नॉलेज के लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर मास्टर की तरफ जाना होता है, जो उस चीज को समझ रहा है, उस चीज को पढ़ा रहा है काफी टाइम से। वो चीज मैं आपकी समझ गया हूँ। सो नाउ संदीप आते हैं कि आपने अगर मैं बात करूं तो इस दौरान कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा हो कि संदीप अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं ऐसा करके, या फिर कभी ऐसा मॉक में स्कोर बहुत कम आया हो? मॉक में सबसे कम स्कोर कितना था और हाईएस्ट स्कोर कितना था? ये थॉट तो बार बार आया, मतलब आई मीन स्पेशली वो मार्च से अप्रैल, मतलब लास्ट का जो 1 मंथ था, अप्रैल में 1 अप्रैल का एग्जाम था। लास्ट में मतलब सबसे जो मेरे लोएस्ट मार्क्स थे वो 67 मार्क्स थे ओनली 67 120 में से? यस। तो मुझे लगा कि छोड़ो, अब तो जीएलसी छोड़ दो और आईएलएस भी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ओएमएस हो और फिर आई मीन कितना मुझे लगा कितना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है अगर तुम 67 पे हो, तो आई मीन मैक्सिमम इंप्रूवमेंट करके तुम 90 जा सकते हो। अब 120 का पेपर है, ओएमएस हो तो उसमें तो ऐसे ही कट ऑफ ऊपर रहता है, हाई रहता है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, मतलब वो थोड़ा हेक्टिक हो रहा था, और केवल एक टेस्ट में ही नहीं, बहुत सारे टेस्ट में मेरे मार्क्स बिलो 80 थे। कुछ मार्क्स मतलब मेरे 100 भी आए हैं, 108 भी आए हैं, बट मैक्सिमम टाइम में मतलब आई मीन बिलो 90 रहा। कुछ टाइम में बिलो मतलब वो 70 रहा। तो ये सब जब फेज आते थे ना, तो मुझे लगता था कि भैया बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि इतना में तो होने से रहा, ठीक ना। तो फिर मुझे लगा कि आई मीन मुझे अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाहिए, कि मुझे मतलब और भी जो साइड ऑप्शन है, जैसे सीएनएलयू था, या फिर एनएलयू उड़ीसा जो था, तो उसका भी राइट। मतलब एग्जाम होता है ना। तो मुझे पता था कि वहाँ पे वो 85% रिजर्वेशन वाला फैक्टर काम नहीं करता है, जो मतलब एमएससीईटी में काम करता है। हाँ, तो वहां मुझे लगा पे। वो ओपन है, तो वहाँ पे हम कम्पीट कर सकते हैं और वहाँ पे हम कॉलेज जा सकते हैं। बट फिर मुझे लगा यार, अगर मुझे लॉ फील्ड में जाना है, लिटिगेशन में जाना है, तो मुझे आई मीन ऑब्वियस सी बात है, मुझे वो चीज अचीव करना ही पड़ेगा जो अचीव करने में मुश्किल हो रही है, ठीक ना। बोला कि नहीं देंगे तो यही देंगे, देखते हैं क्या होता है। आई मीन इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो वो तो बैक मतलब माइंड में है ही ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो इवापोरेट हो गए। मुझे लगा चलो देखते हैं एग्जाम हॉल में क्या होता है। और फिर मुझे बाद में पता चला कि जो टेस्ट का जो पेपर होता है ना, वो टफ होता है। और ये डिलिबरेटली मुझे लगता है कि शायद एक सेट किया जाता है, डिलिबरेटली टफ सेट किया जाता है, ताकि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे तो थोड़ा आई मीन आप नर्वस भी हो, तो क्योंकि पेपर इजी होगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे उसको। राइट, राइट। तो अल्टीमेटली मतलब यही था कि मतलब मैंने इसको मॉक था तो मुझे पता था कि आई मीन जो रियल एग्जाम में जो पेपर आएंगे वो इतने टफ नहीं आएंगे। बहुत सारे जो पैसेज होते हैं इंग्लिश में, जो पैसेज वाला जो सेक्शन था, वहां पे मेरे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन गलत हो रहे थे। बहुत सारे जो मतलब वर्ड्स पावर के क्वेश्चन थे वो भी गलत हो रहे थे। अब उसका था कि भैया वो एक दिन में आप सुधार नहीं कर सकते हो, अगर आपका आपका वोकैब नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो। और बहुत सारे आइडियम्स थे जो गलत हो रहे थे, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्शन था मेरे इंग्लिश में, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। प्लस जीके वाला, जीके में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो बहुत मतलब, इसलिए मेरे मार्क्स कभी वो 80 मतलब आई मीन मतलब मैक्सिमम टाइम मेरे मार्क्स इसलिए 80 के नीचे रहा, क्योंकि ये सब मतलब जो सेक्शन था वो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था कि यार अब इसको कैसे किया जाए। और चूंकि मैंने प्रिपरेशन भी लास्ट फेज में शुरू किया था, तो मेरे पास अब इम्प्रूवमेंट के भी ज्यादा चांस थे नहीं। तो फिर अब बोले कि अब क्या किया जाए, तो मुझे लास्ट मंथ में बहुत मेहनत करना पड़ा था। और मतलब आई मीन 15-16 आई मीन आवर्स मुझे पढ़ना पड़ा था कई बार, मतलब वो बिना खाए पिए भी मतलब पढ़े कि यार चलो मतलब एटलीस्ट, क्योंकि ये हम चाहते, मुझे जीएलसी जाना है, मुझे आई मीन इसको क्रैक तो करना है। तो भैया उसके लिए तो भाई वो तो मेहनत करना पड़ेगा। हम्म। और फिर मतलब ये फैक्टर थे कि मतलब बहुत सारे मतलब वो बहुत सारे मतलब टाइम पे ऐसे हुए कि मतलब कभी लगता था कि होगा, कभी लगता था नहीं होगा। कट ऑफ फिर देखते थे, फिर अपना मार्क्स देखते थे तो लगता था पता नहीं। फिर लगा कि यार चल हो जाएगा, चलो एग्जाम देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात सिंपल सी है। देखेंगे फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे अगर नहीं होता है। फिर वहां गए, एग्जाम गए, नासिक में मेरा सेंटर था। आई मीन इस बार तो केवल महाराष्ट्र में ही मतलब उसका एग्जाम था।
अब ट्रेवल करना भी थोड़ा वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, बट वही था कि यार कॉलेज जाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर वहाँ एग्जाम गए, एग्जाम दिए, एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले तो हाँ मतलब वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब अब मुझे कॉलेज मिल जाएगा। श्योर नहीं थे कि कौन कॉलेज मिलेगा, बट इतना पता था कि कॉलेज मुझे मिल जाएगा। बस यही था और कुछ नहीं, मतलब आई मीन थोड़ा वो फैक्टर तो था ही, मतलब कि आपको डिमोटिवेट करता है जब मार्क्स कम आते हैं तो। ठीक है संदीप। संदीप, आपने काफी कुछ चीजें अपने बारे में अभी बताई। एंड हम चाहते हैं कि ऐसी और भी एक दो वीडियोस हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। एंड हम फिर से आपसे मिलेंगे। इवन हम बहुत जल्दी फ्यूचर लॉयर समिट भी करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हमें यहाँ पे अभी देख रहे हैं वो लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इवन संदीप भी आपको फ्यूचर लॉयर समिट में यहीं पे दिल्ली में देखने को मिलेंगे। संदीप, यू आर इनवाइटेड, है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली फ्यूचर लॉयर समिट में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के हैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनके साथ में वो पूरा कैसे लिटिगेशन का प्रोसेस है ना आगे का एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम टाइप का होता है। तो वो 2.0 फ्यूचर लॉयर समिट का हम करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो इसमें बाकी के जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं तो गूगल फॉर्म फिल कर देना। बाकी संदीप हम फिर मिलेंगे, है ना? और अब की बार हम लाइव आएंगे और इवन आप जब दिल्ली आएंगे तो आई वांट कि आप ऑफिस विजिट करें, है ना? और यहाँ पे सामने से बैठ के पॉडकास्ट करने में और मजा आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो इसके लिए आप सभी लोग जितने भी लोग लाइव हैं, थैंक यू सो मच संदीप, आपने टाइम दिया। एंड बाकी के जितने भी लोग लाइव हैं सभी आप सभी जो है हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। बहुत सारी ऐसी अपडेट, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, इवन हम संदीप के साथ में दोबारा फिर से मिलेंगे। दोबारा फिर से इनके साथ में पॉडकास्ट आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। और हम आपके साथ में ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय, टेक केयर ऑफ यू।